हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज जो है वो बीपीएससी 144 यानी कि जो दक्षिण एशिया सब्जेक्ट है उसका परिचय जो है उसका हम लोग जो प्रश्न पत्र है उसका चर्चा करेंगे। और याद रखिए कि इसमें से मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन किसी न किसी तरीके से या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आएंगे ही आएंगे। तो चलिए बिना देर के चलते हैं सेक्शन वन में। ये सेक्शन वन में जितने भी क्वेश्चन है टोटल आपको 5 क्वेश्चन करने हैं पूरे पेपर में। सेक्शन वन और सेक्शन टू दोनों मिलाकर रहते हैं जो आपको करने हैं। किंतु आप कम से कम एक सेक्शन से कम 2 क्वेश्चन को करेंगे और हो सकता है 3 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लेकिन एक सेक्शन से 3 करेंगे, एक सेक्शन से 2 आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो दक्षिण एशिया को परिभाषित करने वाली जो प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, तो वो क्या क्या है। परिचय सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे कि दक्षिण एशिया दुनिया का एक बहुत ही खास और अलग भौगोलिक इलाका है। इसके भूगोल की जो सबसे बड़ी खासियत है वह यह है कि यह चारों तरफ से प्राकृतिक सीमा जैसे कि पहाड़ और समुद्र से घिरा हुआ है, जो इसे बाकी एशिया और दुनिया से अलग करता है। और इसी कारण इसे अक्सर भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। और इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान क्या है, शामिल है। यानी कि दक्षिण एशिया की अगर बात करें तो दक्षिण एशिया जो है वो किससे घिरा हुआ है, वो पहाड़ और समुद्र से। क्योंकि चारों तरफ आपको अरबियन से या बे ऑफ बंगाल आपको देखने को मिलेगा। एंड आपको देखने को मिलता है कि जो पहाड़ है, जो हिमालय है, ये सब चीज़ें जो क्या हुआ है, ये सब घिरे हुए हैं। ठीक है। प्रमुख भौगोलिक अगर विशेषता की बात करें तो सबसे पहले कि उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। यानी कि अगर आप ऐसे करके देखेंगे, देखें अगर इंडिया का अगर नक्शा ऐसे रहता है, ऐसे करके ऐसे रहता है, तो हमारे उत्तर में क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये हिमालय पर्वत है। तो दक्षिण एशिया के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है और यह एक प्राकृतिक दीवार की तरह क्या करता है, काम करता है, जो मध्य एशिया की ठंडी हवाओं को इस इलाके में आने से क्या करती है, रोकती है। और दक्षिण एशिया को एक अनोखा मौसम या मानसून क्या करती है, प्रदान करती है। यानी कि जो दक्षिण एशिया में जो ये है विशाल पर्वत श्रृंखला है, एक दीवार की भांति क्या करती है, काम करती है। ठीक है। जो मध्य एशिया यानी कि इधर की जो हवाएं हैं वो आने से क्या करते हैं, उनको ठंडी हवाओं को आने से क्या करते हैं, वो रोकते हैं। ठीक है। विशाल मैदानी इलाका यानी कि जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, इनके मैदान हिमालय से निकलने वाली जो सबसे बड़ी नदियां उसमें सिंधु है। सिंधु नदी जो कि आपको मालूम है कि 1916 में ये सिंधु वाटर ट्रीटी हुई थी, जिसके तहत पाकिस्तान को 3 जो नदियां आर बी एस यानी कि रावी, ब्यास और सिंधु, इन तीनों को कहाँ पे, पाकिस्तान को पानी सप्लाई होता है। ठीक है। तो इसी के तहत इसका जो पाकिस्तान का जो है ये रोका गया पानी। तो सिंधु हो गया, गंगा नदी हो गई, और जो ब्रह्मपुत्रा नदी है ये सबसे बड़ी नदियों में काउंट की जाती है। और जो सबसे बड़ी नदियां होती है इनका जो जमीनी क्षेत्र होता है वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि जो बेसिन क्षेत्र होता है वो ज़्यादा होता है। बेसिन क्षेत्र होने का मतलब कि ये नदियाँ जहाँ से ट्रेवल करते हैं तो इनके आसपास वाले जो जमीनी इलाके होते हैं ये क्या है, इनका बेसिन क्षेत्र कहते हैं, जहाँ से ये और भी पानियाँ आकर के क्या होती है, इनसे मिलती है। अपने साथ ये उपजाऊ मिट्टी बहा कर लाते हैं। आपको मालूम है कि जब ये नदियाँ चलती है तो बहुत सारे ऊपर से जो कंकड़ पत्थर है पहाड़ों पर से गिरती है, तो अपने साथ जो है वो मिट्टी के छोटे छोटे कण जो है वो अपने साथ लेकर के जाते हैं, जो कि काफ़ी क्या होती है, उपजाऊ होती है। इससे यहाँ यहाँ बहुत बड़े उपजाऊ भूमि बनाते हैं। और दुनिया की सबसे घनी आबादी और खेती इसी मैदानी इलाके में की जाती है, क्योंकि ये बहुत सारी क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। इसीलिए यहाँ पे जो आप अगर कोई उपज पैदा करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में होगा। थार का मरुस्थल इस इलाके में पश्चिम में भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, यानी कि जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है वो थार का रेगिस्तान है। यहाँ की जो जलवायु और पर्यावरण है वो क्या करती है, इसको प्रभावित करती है। दक्कन का पठार और पहाड़ी क्षेत्र यानी कि भारत के दक्षिणी भाग में पठारी इलाका है, जो कि खनिजों जैसे कोयला और लोहा से क्या है, भरा हुआ है। हिंद महासागर है। हिंद महासागर में जो लंबी तटीय रेखा होती है, दक्षिण एशिया के दक्षिण में विशाल हिंद महासागर है। यानी कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया के जो नीचे यानी कि दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। पूर्व में जो है वो बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है। अगर ये मान लीजिए ये इंडिया है तो दक्षिण में हिंद महासागर, इधर पूर्व बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में आपका अरब सागर है, पश्चिम में आपका अरब सागर है।
श्रीलंका और मालदीव जैसे जो देश है वो पूरी तरह से क्या है, समुद्र से घिरे हुए द्वीपीय देश है, और यह समुद्र व्यापार और सुरक्षा के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप तीसरा पॉइंट डालेंगे कि भूगोल का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये देख सकते हैं कि नदियों पर निर्भरता, नेपाल और भूटान जैसे जो देश है वो चारों तरफ से जमीन से घिरे हुए हैं, यानी कि ये क्या है, लैंड लॉक्ड कंट्री। आपसे पूछा जाता है कि लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है, तो भूटान और नेपाल दोनों ही। इसलिए वे व्यापार के लिए भारत के रास्तों पर क्या हो गए, निर्भर हो गए, यानी कि भारत के रास्तों पर और भारत के बंदरगाहों पर क्या है, ये पूरी तरीके से निर्भर है, क्योंकि ये नदियों की निर्भरता की बात हो रही है कि अगर ये भी अगर किसी नदी के आसपास रहते हैं या फिर ये किसी समुद्र के आसपास रहते तो इन्हें हमारे भारत देश के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। प्राकृतिक आपदा यानी कि अपनी खास बनावट के कारण इस इलाके में अक्सर बाढ़ है, जैसे बांग्लादेश में सूखा, जैसे पाकिस्तान में और भारत के कुछ हिस्सों में, और भूकंप जो है वो नेपाल में अक्सर क्या रहते हैं, आते रहते हैं। हम अब आपको निष्कर्ष लिखना अब क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है कि संक्षेप में अगर हम देखें तो दक्षिण एशिया का जो भूगोल ही है उसकी क्या है, असली पहचान है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ है, तो यहाँ पे उपजाऊ भूमि है, विशाल समुद्र यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये जो होता है ये केवल न इनको रहन सहन को तय करता है, बल्कि इन देशों की राजनीति और आपसी संबंधों को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। क्योंकि अगर एक देश के पास अगर वो बंदरगाह नहीं तो वो दूसरे देश की सहायता लेगा, जिससे कि इन दोनों के बीच में आपसे क्या होगी, सहयोगिता की भागीदारी बढ़ेगी। अब अगला सवाल है कि वैश्वीकरण ने दक्षिण एशियाई देशों की जो अर्थव्यवस्था है उससे कैसे प्रभावित किया, ये भी 20 अंक का रहेगा। सारे क्वेश्चन जो है वो 20 अंक के रहेंगे, आपको 400 शब्दों में क्या करना रहता है, लिखना रहता है। 400 शब्द का मतलब ये है कि आप 2 पेज लिख दीजिए तो ये काफ़ी हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये जो हेडिंग्स है ये हेडिंग्स देने रहते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो हेडिंग्स पे ज़्यादा, हेडिंग अगर देख लिया कि वो सही है तो वो उसको उसको समझ में आ जाता है कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ हो सकता है। वैश्वीकरण का जो सरल शब्द है उसका मतलब है पूरी दुनिया के बाजार, व्यापार, संस्कृति और विचारों का आपस में जुड़ जाना। यानी कि साल 1990 के दशक में दक्षिण एशिया के देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ने अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसके दरवाजे विदेशी कंपनियों और वैश्वीकरण के लिए खोल दिए, और वैश्वीकरण ने इन देशों की अर्थव्यवस्था पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव डाले हैं। यानी कि आप यूँ समझिए कि 1990 के आसपास 1990 के आसपास क्या हुआ, वैश्वीकरण हुआ, और जो वैश्वीकरण होता है उसका नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रभाव मिलते हैं। यानी कि अभी तक क्या था कि जो विदेशी कंपनियां वो हमारे देश में नहीं आ सकती थी, लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन होता है वैसे ही सारी कंपनियां आपकी तरफ आ जाती हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़े थे कि आर्थिक विकास और नई नौकरियां, यानी कि विदेशी कंपनियों के आने से इस इलाके में फैक्ट्रियां और दफ्तर खुल गए। भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी है यानी कि जो आईटी सेक्टर है, और बांग्लादेश में जो कपड़ा उद्योग है का बहुत विकास हुआ, जिससे लाखों युवाओं की जो नौकरियां हैं वो क्या हुई, मिली। विदेशी निवेश यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो दुनिया भर के अमीर देश और बैंकों ने दक्षिण एशिया के बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, बंदरगाह में अपना पैसा लगाया, जिससे विकास को क्या मिला, रफ्तार मिला। सस्ता और अच्छा सामान यानी कि बाजारों में कंपटीशन बढ़ने से आम लोगों को मोबाइल, गाड़ी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है वो सस्ते दामों पर मिलने लगे, ठीक है, और बेहतर क्वालिटी के भी मिलने लगे, क्योंकि सबके इन बाजार में जो है वो कंपटीशन ज़्यादा रहता है, तो जो सबसे ज़्यादा सस्ता बेचेगा उसी की तरफ लोग जाएंगे। सस्ता और टिकाऊ माल होना चाहिए। सेवा क्षेत्र यानी कि जो सर्विस सेक्टर है की तरक्की, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी और टूरिज्म का बहुत तेजी से विकास हुआ, जिससे देशों की जो कमाई है वो क्या होगी, बढ़ी, ठीक है। लेकिन नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े, नकारात्मक प्रभाव ये पड़ा कि वैश्वीकरण के जो फायदा वो शहरों और पढ़े लिखे लोगों को सबसे ज्यादा मिला। गांव और किसानों की हालत वैसी ही रही, जिससे समाज में अमीरी और गरीबी का जो अंतर है वो बहुत बढ़ गया। यानी कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ इसमें जो बड़े बड़े यानी कि जो शहरों में रहने वाले लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको ज़्यादा फायदा मिला, जो कि गांव के जो किसान हैं वहाँ उन लोगों को उतना फायदा नहीं मिल पाया जितना कि उन लोगों को मिला। घरेलू उद्योगों का नुकसान यानी कि चीन और अन्य देशों के सस्ते सामानों के बाजार में आने से दक्षिण एशिया के छोटे और जो कुटीर उद्योग है, जैसे कि हस्तशिल्प और जो स्थानीय फैक्ट्रियां वो क्या हो गई, बंद हो गई। क्योंकि इससे पहले जो हमारी हस्तशिल्प थी वही तो चल रही थी, लेकिन जैसे ही ये ग्लोबलाइजेशन हुआ
तो जो साड़ी पे प्रिंटिंग या प्रिंट करने वाली चीज़ें आ गई, तो वहाँ पे हस्तशिल्प का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो इसलिए ये सब चीज़ें क्या है, ये धीरे धीरे सुस्त पड़ गई। महंगाई और आर्थिक निर्भरता, यानी कि ये देश बाहरी ताकतों पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो गए। अब जब जब भी दुनिया में कोई आर्थिक संकट आता है, जैसे कि 2008 में मंदी या हालिया में जो यूक्रेन युद्ध हुआ, तो यहाँ पर महंगाई और बेरोजगारी अचानक बढ़ जाती है। श्रीलंका और पाकिस्तान का आर्थिक संकट इसका सबसे बड़ा क्या है, उदाहरण है। ठीक है, देखिए कैसे एक मतलब कोई देश जो है पूरे पूरा ग्लोबली जो है वो क्या करता है, लोगों को प्रभावित करता है। कि अगर यूक्रेन और रसिया में अगर युद्ध हो रहा है, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जा रहे हैं। ईरान अमेरिका का युद्ध हो रहा है, तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जा रहे हैं, और इससे जो पूरा देश है वो जूझ रहा है। ठीक है, निष्कर्ष, तो सीधी बात यह है कि जो वैश्वीकरण है उसने दक्षिण एशिया को आधुनिक बनाने और गरीबी कम करने में मदद तो की है, लेकिन साथ ही इसने असमानता और आर्थिक जोखिम को भी क्या किया है, बढ़ाया है। इन देशों को अपनी घरेलू कंपनी और किसानों को बचाने के लिए बेहतर नीतियां बनाने की हमें क्या है, जरूरत है। अब अगला सवाल है कि प्रश्न 3 में कि दक्षिण एशियाई देश पड़ोसी देशों के साथ विशेष रूप से सीमा जो विवाद है और सुरक्षा चिंताओं के बारे में अपने संबंधों का प्रावधान कैसे करते हैं। इसे भी 400 शब्दों में लिखना है। अगर हम परिचय की बात करते हैं, तो परिचय यह है कि दक्षिण एशिया दुनिया की सबसे संवेदनशील और तनावपूर्ण इलाकों में से एक है। यहाँ के लगभग सभी देशों की जो सीमाएं हैं वो क्या है, आपस में मिलते हैं, और इतिहास जैसे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा के कारण इनके बीच कई सीमा विवाद और सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं हैं। और इन समस्याओं को सुलझाने और अपने संबंधों को संभालने के लिए ये देश अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। अब संबंधों के प्रबंधन के अगर मुख्य तरीकों की बात की जाए, तो बायलैटरल टॉक्स, यानी कि सबसे ज़्यादा इसी तरफ इंडिया का झुकाव रहता है, यानी कि द्विपक्षीय बातचीत। जब भी कोई विवाद होता है, तो देश आपस में बातचीत का रास्ता चुनते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला जो समझौता हुआ था 1972 में, और भारत बांग्लादेश के बीच भूमि समझौता 2015 में, इसके सबसे बड़े उदाहरण है, जिसके जरिए सीमाओं का शांतिपूर्ण समाधान निकाला गया। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जो बायलैटरल टॉक्स होता है, वो उसकी तरफ जो देश है वो क्या होते हैं, वो जाते हैं। सैन्य और सुरक्षा कूटनीति, यानी कि सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए देशों की जो सेनाएं हैं वो आपस में बातचीत करते हैं। जैसे भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी कि एलएसी पर तनाव कम करने के लिए सैन्य कमांडरों की बैठकें होती हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सुरक्षा बल, यानी कि बीएसएफ और बीजीबी भी मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच, यानी कि देश अपनी बात रखने के लिए सार्क या संयुक्त राष्ट्र, यानी कि यूएन जैसे मंचों का उपयोग करते हैं। हालांकि सार्क में आपसी झगड़ों के कारण ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। यानी कि ये क्या है कि जो सार्क है, यानी कि साउथ ईस्ट ये एसोसिएशन है, ठीक है, एशिया का, ठीक है, एशिया का रीजनल कॉपरेशन का एक क्या है, एक मीटिंग है यहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि ये सारे एशियाई कंट्री हैं, और दक्षिण एशियाई जो कंट्री हैं, ये आपस में लड़ाई झगड़े ज़्यादा इनके बीच होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा सफलता नहीं मिलती। लेकिन जो यूएन है, यहाँ पर 193 देशों का एक समूह है, और यहाँ पे उतना झगड़ा देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ये पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा समूह है। तो कोई भी देश होता है तो अपनी जो बात रखता है वो इन दो जगहों पे रखने की कोशिश करता है। लेकिन अगर यूएन में रख दिया, तो मतलब इसको ऐसा लगता है कि ये इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बैक चैनल और अनौपचारिक कूटनीति, यानी कि ट्रैक 2 की बात की जा रही है, कि जब आधिकारिक बातचीत पूरी तरह से बंद हो जाती है, तो रिटायर्ड अफसरों और बुद्धिजीवियों के जरिए शांति का रास्ता निकाला जाता है। ठीक है, मध्य चुनौतियां और सुरक्षा चिंताएं ये हैं कि सीमा पार आतंकवाद, यानी पाकिस्तान की तरफ से आने वाला या होने वाला जो आतंकवाद है, वो भारत के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा चिंता है। इसके कारण दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो हमेशा क्या रहते हैं, खराब रहते हैं। और भारत ने पाकिस्तान से सीधी बातचीत क्या करते, बंद कर रखी है। अब चीन का जो प्रभाव है, कि चीन द्वारा भारत के पड़ोसी जैसे नेपाल, श्रीलंका, मालदीव को भारी कर्ज देकर उसे अपने पाले में करने की जो रणनीति है, उसे भारत की जो सुरक्षा खतरा है वो क्या होती है, पैदा होती है। अवैध घुसपैठ और तस्करी, यानी कि बांग्लादेश से भारत में होने वाली जो अवैध घुसपैठ है, और सीमाओं से होने वाली जो ड्रग्स व हथियारों की तस्करी है, उसको रोकने के लिए भी भारत सरकार ने क्या की, भारत ने सीमाओं पर कटीली तारें, यानी कि फेंसिंग की है। ठीक है,
अब निष्कर्ष में देखिए कि दक्षिण एशिया के जो देश अपने संबंधों को संभालने के लिए बातचीत और समझौतों और अन्य चौकसी का मिला जुला इस्तेमाल करते हैं। हालांकि जब तक देशों के बीच आपसी विश्वास नहीं बढ़ेगा और आतंकवाद जैसी समस्याएं खत्म नहीं होंगी, तब तक सीमाओं पर पूरी तरह से शांति पाना क्या है, मुश्किल हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दो क्वेश्चन दिए रहेंगे और इसमें से कहा जाएगा कि दोनों क्वेश्चन को क्या करना जरूरी है। तो दक्षिण एशिया में जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं इस पे वो करना, और ये जो 10 अंक का रहेगा, शब्द कितने लिखने, आपको 200 लिखने देंगे। तो दक्षिण एशिया में पर्यावरणीय मुद्दों की बात करें तो मुख्य बात में यह है कि दक्षिण एशिया आज पर्यावरण के मोर्चे पर बहुत बड़े संकट से क्या कर रहा है, गुजर रहा है। यहाँ की जो भारी आबादी है वो तेजी से कटते जंगल और बढ़ती फैक्ट्री के कारण पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंच रहा है। इसके मुख्य मुद्दे क्या हैं, वो निम्नलिखित है कि जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज, वैश्विक तापमान को बढ़ने का कारण जो है वो हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों में क्या हो रहा है, पहले अचानक बाढ़ आती है और बाद में उनके सूखने का खतरा मंडरा रहा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि क्लाइमेट चेंज में क्या हो रहा है कि वैश्विक जो तापमान है वो बढ़ रहा है, और बढ़ने के कारण जो हिमालय ग्लेशियर है वो तेजी से पिघल रहा है। तेजी से पिघलेगा तो क्या होगा, अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी आएगा तो बाढ़ आएगा। लेकिन जब ग्लेशियर पिघल जाएगा तो क्या होगा, फिर तो सूखा ही आएगा ना। एक समय पर खूब ज़्यादा बाढ़ आ गई, फिर उसके ख़त्म होने पर क्या होगा, सूखा पड़ गया। तो दोनों क्या एक तरीके से प्राकृतिक संकट ही है। समुद्र का बढ़ता जल स्तर यानी समुद्र का पानी बढ़ने से मालदीव जैसे जो द्वीपीय देश है वो पूरी तरह से क्या होंगे, डूबने का खतरा है, और बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा पानी में समा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो समुद्र का बढ़ता हुआ जल स्तर है, क्योंकि समुद्र में बहुत सारे द्वीप है, और द्वीप क्या होंगे, वहाँ पे जो जिस द्वीप पे लोग नहीं रहते वो अगर डूब जाए तो चलिए एक मिनट के लिए सोच लेते हैं कि उनका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। लेकिन ऐसा द्वीप जहाँ पे अगर जनता रहती है, अगर वो डूब जाए तो बहुत बड़ा क्या है, एक तबाही है। तो सेम यही चीज़ें कही जा रही हैं कि मालदीव जैसे देशों के लिए क्या है, वो खतरा है, और हमारा जो अंडमान निकोबार है वो भी तो एक द्वीपी द्वीपी हिस्सा ही है ना, तो वो उसको भी डूबने का खतरा है। ठीक है। वायु और जल प्रदूषण यानी कि दिल्ली, ढाका और लाहौर जैसे जो शहर है वो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिने जाते हैं। नदियों में फैक्ट्रियों का गंदा पानी बहाया जाने से जो पीने के साफ पानी है उनकी क्या हो रही है, भारी कमी हो रही है। यानी कि जो फैक्ट्रियों का पानी है वो क्या हो रहा है, वो गिराया जा रहा है गंगा जी में, और गंगा नदी जो है वो कई जगह पे जा रही है। केवल गंगा नदी नहीं, मतलब किसी भी जगह पे आप फैक्ट्रियों की जो गंदा पानी है उसको गिराएंगे तो नदी कई जगहों से होकर जाते हैं, तो वहाँ पर पीने वाले जो लोग हैं वो उससे बीमार पड़ेंगे। एंड वो जो पानी है उस पानी का लोग नहाने में यूज करते हैं, उसको पीने में यूज करते हैं, और उसको बहुत जगह यूज करते हैं। तो वो क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो एक तबाही के तौर पे ही काम कर रही है। यानी कि वो चलता फिरता एक क्या है, जहर है। प्राकृतिक आपदा यानी कि मौसम बदलने के कारण इस इलाके में बेमौसम बारिश, भयंकर सूखा और चक्रवात आने की जो घटनाएं हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, जिससे खेती तबाह हो रही है। निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो पर्यावरण की कोई भी राष्ट्रीय सीमा नहीं होती, इसलिए दक्षिण एशिया के सभी देशों को मिलकर प्रदूषण रोकने और पर्यावरण को बचाने का क्या करना चाहिए, सामूहिक प्रयास करना चाहिए। अब अगला है कि प्रवासन का मुद्दा है, यानी कि इशू ऑफ माइग्रेशन, यानी कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या यह जरूरी है, नहीं जरूरी है। प्रवासन का मतलब होता है कि लोगों का अपने रहने की जगहों को छोड़कर किसी दूसरे राज्य अथवा देश में जाकर बस जाना, और दक्षिण एशिया में प्रवासन एक बहुत बड़ा राजनीतिक और सामाजिक क्या मुद्दा बन गया। इसके मुख्य कारण और प्रभाव नीचे दिए जा रहे हैं। जैसे आर्थिक कारण, यानी कि रोजी रोटी, नेपाल, बांग्लादेश और भारत के गरीब इलाकों से लाखों लोग काम और बेहतर जिंदगी की तलाश में क्या करें, बड़े शहरों या दूसरे देशों में क्या करें, प्रवास करें। कहीं आपने देखा होगा कि इंडिया से कुछ लोग निकल करके जा रहे हैं दुबई, आपका सऊदी अरब जा रहे हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब रोजी रोटी के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग नेपाल या बांग्लादेश से निकल करके इंडिया में आ रहे हैं, या फिर बिहार से निकल करके आपको जा रहे हैं कहाँ पे, मुंबई में जा रहे हैं। तो किस लिए, रोजी रोटी के लिए। कुछ है शरणार्थी संकट, यानी कि रिफ्यूजी क्राइसिस, यानी कि हिंसा और प्रताड़ना के कारण लोग मजबूरन प्रवासन करते हैं। जैसे म्यांमार से जान बचाकर भागे लाखों रोहिंग्या जो मुसलमान है वो, और भारत में ही रह जाते हैं। इसी तरह बांग्लादेशी शरणार्थी और श्रीलंका के तमिल शरणार्थी भी क्या हो रहे हैं, भारत आ रहा है। यानी कि जो किसी देश में जो बहुत ज़्यादा हिंसा और प्रताड़ना हो रही है, किसी एक
खास कम्युनिटी की, तो वो क्या रहा है, वो अपना देश छोड़ करके दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जो रोहिंग्या समुदाय है या रोहिंग्या मुसलमान है, वो अपना देश छोड़कर यानी कि म्यांमार को छोड़ करके भारत में है। बांग्लादेश से भी लोग निकल निकल करके कहाँ आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। पर्यावरणीय प्रवासन यानी कि बांग्लादेश में जो समुद्र है उसको उसका पानी बढ़ने और बाढ़ आने के कारण जो लोग हैं वो अपनी जमीन खो रहे हैं और अवैध रूप से भारत के सीमावर्ती राज्यों में क्या हो रहे हैं, दाखिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र में समुद्र का जो पानी है वो बढ़ने का खतरा है, वहाँ पे बाढ़ भी आ रहे हैं, तो इस वजह से जो अपनी ज़मीनें हैं वो खो रहे हैं और बेहतर की तलाश में कहाँ पे आ रहे हैं, वो इंडिया में आ रहे हैं। प्रभाव और तनाव की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रवासन के कारण स्थानीय संसाधन जैसे जमीन, पानी, नौकरी पर बोझ बढ़ता है, जिससे स्थानीय लोगों के बीच, प्रवासियों के बीच सामाजिक और राजनीतिक झगड़े क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारी ज़मीन है और कोई दूसरा बंदा आकर के इस पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो सिंपल सी बात है कि मेरा इसके साथ झगड़ा होगा, क्योंकि मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ। ठीक है। निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो प्रवासन को सिर्फ पुलिस या सेना के बल पर नहीं रोका जा सकता, बल्कि इसके समाधान के लिए पड़ोसी देशों को मिलकर काम करना होगा और गरीब गरीब इलाकों में रोजगार के अवसर क्या करने होंगे, पैदा करने होंगे। अब भाग 2 है। मैंने आपको बोला था कि भाग 1 और भाग 2, इन दोनों में से कम आपको 2 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। ठीक है। तो भाग 2 में फिर है कि वही है कि आपको 400 शब्दों का लिखना है, 20 अंक का ये होगा कि भारत की विविध सांस्कृतिक विरासत ने इसकी पहचान और राष्ट्रीय नीतियों को कैसे प्रभावित किया है वो बताना है। हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा और अनोखा देश है, जहाँ पर कदम कदम पर भाषा है, धर्म है, ज्ञान, खान पान और पहनावा जो है वो, पहनावा का जो तरीका है वो भिन्न भिन्न है। विविधता में एकता यानी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी भारत की असली सांस्कृतिक विरासत है, और यह विविधता केवल देखने के लिए नहीं है, बल्कि इसने भारत की एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर, यानी कि जो किसी भी धर्म को क्या करता है, बढ़ावा नहीं देता है, यानी कि किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता, किसी विशेष धर्म को। और आज भी सरकार के घरेलू व विदेशी नीतियों को तय करने में सबसे बड़ी भूमिका क्या कर रहा है, निभा रहा है। पहचान के अगर हम प्रभाव करते हैं, पहचान पर प्रभाव की बात करते हैं तो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक पहचान है, यानी भारत किसी एक धर्म को का देश नहीं है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध और जैन सभी रहते हैं, और इसी संस्कृति के कारण भारत जो है वो, भारत के संविधान ने देश को धर्मनिरपेक्ष बोला, यानी कि किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला, जहाँ कानून की नज़र में सब क्या है, वो बराबर है। वैश्विक स्तर पर मान सम्मान यानी कि भारत के योग, आध्यात्म, सूफी, संगीत, अहिंसा यानी कि महात्मा गांधी जी के जो विचार थे, और वसुधैव कुटुंबकम यानी कि जो पूरी दुनिया है वही हमारा परिवार है, की सोच ने दुनिया भर में भारत की एक शांति प्रिय देश की छवि बनाई, और इसे भारत की सॉफ्ट पावर कहा जाता है। राष्ट्रीय नीतियों पर जो प्रभाव है वो घरेलू नीतियों का क्या पड़ा है, तो भाषाएं आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि भारत में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। सांस्कृतिक और भाषाई पहचान को बचाने के लिए सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की नीति अपनाई, जैसे पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि। ठीक है। आरक्षण और विशेष अधिकार यानी समाज के पिछड़े, आदिवासी और अनुसूचित जो जाति हैं उनके लिए लोगों के जो अनूठी संस्कृति और उनके हक को बचाने के लिए संविधान में विशेष आरक्षण और सुरक्षा की जो नीतियां हैं वो बनाई गई हैं, जैसे 5वीं और 6ठी अनुसूची। धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा के लिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है और अनुच्छेद 30 है, उसके तहत जो अल्पसंख्यक हैं वो अपनी भाषा और लिपि की जो संस्कृति है उनको बचाने तथा अपने स्कूल और कॉलेज खोलने की क्या दी गई, उनको आज़ादी दी गई है कि भाई तुम अपना स्कूल या कॉलेज खोल करके जो अपनी भाषा है, अपनी जो लिपि है, आप उसको बढ़ा सकते हैं और भी लोगों को आप सिखा सकते हैं। ठीक है। यानी कि जो भारत देश है वो, उसमें आप, इसमें आपका ये मूल अधिकार है, यानी कि इसको आपको कोई छीन नहीं सकता है। विदेश नीति पर प्रभाव यानी कि पड़ोसियों से सांस्कृतिक जुड़ाव। भारत की जो विदेश नीति है उसमें पड़ोसी देश जैसे नेपाल के साथ रोटी बेटी का रिश्ता है, जबकि श्रीलंका के साथ बौद्ध धर्म का जुड़ाव है, के साथ सांस्कृतिक संबंधों को बहुत महत्व दिया जाता है। गुट निरपक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट में किसी महाशक्ति के पीछे आंख मूंद कर न चलना और अपनी स्वतंत्र सोच रखना भारत के प्राचीन शांति और सह-अस्तित्व का क्या है, संस्कृति से प्रेरित है। यानी कि भारत ये बोलता है कि भैया हम किसी के साथ नहीं है। ठीक है।
हम एक अपने स्वतंत्र सोच रखते हैं। हम अगर कोई विवाद की स्थिति होती है तो हम उस विवाद की स्थिति में बायलैटरल टॉक्स यानी कि द्विपक्षीय बातचीत का तरीका अपनाते हैं। हम किसी एक देश के पक्ष में नहीं है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है वही इसकी रीढ़ की हड्डी है, और सरकार कोई भी कानून या नीति बनाए उसे देश के हर हिस्से की संस्कृति और भावनाओं का क्या करना चाहिए, सम्मान करना ही पड़ता है, तभी देश एकजुट और मजबूत रहता है। अब अगर हम बात करें कि पाकिस्तान घरेलू मामले में अपनी सेना की भूमिका सहित शासन राजनीतिक स्थिरता के मुद्दों को कैसे संबोधित करता है। पाकिस्तान की राजनीति और शासन का जो इतिहास है वो हमेशा से उथल पुथल भरा रहा है। अपनी आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता का सामना कर रहा है, और वहाँ की जो शासन व्यवस्था है उसकी सबसे बड़ी क्या है, कमजोरी है। यह है कि चुनी हुई जो सरकार है उससे ज़्यादा ताकत वहाँ की सेना के पास होती है, और पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी भी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाया। कहने का तात्पर्य यह है कि कहने को तो वहाँ की जो सरकारें हैं वो अपने आप को लोकतांत्रिक बोलते हैं, यानी कि वहाँ पे लोगों का शासन है, किंतु अगर सही मायने में देखा जाए तो वहाँ पे जो सेना है उसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति है। ठीक है, एक तरीके से वहाँ का जो राजकाज है वो कौन चला रही है, वो सेना ही चला रही है। ठीक है, घरेलू मामले और शासन में सेना की जो भूमिका है, पर्दे के पीछे से राज या तख्ता पलट, यानी कि पाकिस्तान में सेना ने 4 बार यानी कि अयूब खान, याह्या खान, जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ के समय सीधे तख्ता पलट करके मार्शल लॉ लगाया था। जब चुनी हुई सरकार भी होती है तो रक्षा और विदेश नीति के फैसले प्रधानमंत्री नहीं बल्कि रावलपिंडी की सेना मुख्यालय से तय होते हैं। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में सेना यानी कि खुफिया एजेंसी आईएसआई और बड़े नौकरशाहों के समूह को इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाकिस्तान में सेना, खुफिया एजेंसी और बड़े नौकरशाह, इनका जो एक समूह बनता है उसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी इनके आशीर्वाद के बिना सत्ता में आ ही नहीं सकती या फिर टिक नहीं सकती। अगर आ भी गई गलती से तो वो टिक नहीं पाएगी, ज़्यादा दिन तक वो रह नहीं पाएगी। आर्थिक साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो सेना है वो सिर्फ बॉर्डर की सुरक्षा नहीं करती बल्कि देश के बड़े बड़े बिजनेस, बैंक, फैक्ट्री और ज़मीनों पर उसका कब्जा है, जिसे मिलिट्री बिजनेस कहते हैं। यानी कि जो पाकिस्तान की सेना वही सब कुछ देख रही है। राजनीतिक अस्थिरता के मुख्य मुद्दे और समाधान के तरीके, यानी कि कमजोर और लोकतांत्रिक जो संस्थाएं, पाकिस्तान के इतिहास में आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। मतलब इतना खतरनाक वहाँ पे भ्रष्टाचार है। ठीक है, यानी कि जब चाहती है सेना तब उनके खिलाफ आकर के उन्हें गिरा देती है। जब भी कोई नेता सेना के खिलाफ जाने की कोशिश करता है उसे कोर्ट या भ्रष्टाचार के मामलों के जरिए सत्ता से हटा दिया जाता है, जैसे कि नवाज शरीफ या फिर इमरान खान को हटाया गया। न्यायपालिका का इस्तेमाल, यानी कि पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो अक्सर सेना के फैसलों को जरूरत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी कहकर सही ठहरा देती है, जिससे राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो न्यायपालिका है वो भी जो सेना है, सेना से क्या है, वो अलग नहीं है, यानी कि सेना का क्या है, इस पे अधिकार है। भारत का डर दिखाकर शासन, यानी कि पाकिस्तान की जो सेना अपनी जनता को हमेशा भारत का डर दिखाती है ताकि रक्षा बजट में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो किसको मिले, सेना को मिलता रहे और शासन में उसका दबदबा भी बना रहे। निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो सीधी बात यह है कि पाकिस्तान में शासन और राजनीतिक जो स्थिरता है उसका समस्या का समाधान आज भी नहीं निकल पा रहा है। वहाँ की जो सरकार है वो सेना के दबाव में काम करती है, और जिसके कारण देश आर्थिक कंगाली और राजनीतिक कमजोरी से जूझ रहा है। विकास और शासन के संदर्भ में जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके सामने आने वाली जो प्रमुख चुनौतियां हैं वो क्या है, इसको भी आपको 400 शब्द में लिखना है। यह भी क्या है, 20 नंबर का है। दक्षिण एशिया यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब बात सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस और मानव विकास यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट की आती है तो यह इलाका दुनिया के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है। यहाँ की सरकारों के सामने देश चलाने और विकास करने में कई बड़ी अड़चनें हैं। जैसे प्रमुख चुनौतियाँ यह है कि भारी गरीबी और बेरोजगारी, दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग इसी इलाके में रहते हैं। तेज़ी से बढ़ती जो आबादी है उसके कारण युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां नहीं हैं, जिससे आर्थिक विकास का जो फायदा है वो
सबको नहीं मिल पा रहा है। दूसरा यह है कि बुनियादी ढांचा जो यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है, कि आज भी कई ग्रामीण इलाकों में अच्छी सड़कें यानी कि 24 घंटे बिजली, साफ पीने का पानी और अच्छे अस्पताल नहीं है। इसके बिना असली विकास क्या है वो उसकी कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि नामुमकिन है। मानव विकास की सबसे खराब स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में कमी के कारण कुपोषण यानी कि माल न्यूट्रिशन, अनपढ़ता यानी कि इलिटरेशन और शिशु मृत्यु दर यहाँ की जो है वो क्या हो रही है, सबसे बड़ी समस्या हो रही है। यानी कि जो मानव विकास है वो तो उसकी तरफ तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। शासन के सामने यानी कि अगर आप शासन करने जाएं तो उसके सामने भी 4 समस्याएं आ रही हैं, कि भ्रष्टाचार। सबसे पहले सरकारी दफ्तर और योजनाओं में भ्रष्टाचार इस इलाके की सबसे बड़ी बीमारी बन गई। गरीब जनता के लिए आने वाला जो पैसा है और राशन है वो बिचौलिए खा जाते हैं, जिससे नीतियां जो है वो जमीन पर फेल मार जाते हैं, यानी कि जो ऑन ग्राउंड है वो नील हो जाता है या फिर कम हो जाता है, ठीक है, या फिर कम हो जाता है, लेकिन ऑन पेपर वो क्या है वो एकदम कड़क चलता है। राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा। पाकिस्तान में सेना का जो दखल है वो अफगानिस्तान में तालिबान का राज और श्रीलंका का आर्थिक पतन दिखाता है। यहाँ शासन का ढांचा कितना कमजोर है। देशों के अंदरूनी झगड़े और दंगे विकास के पैसों को सुरक्षा में सर्च करवा देते हैं। कमजोर कानून व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो आम जनता को समय पर न्याय नहीं मिलता। कोर्ट में मामले सालों साल लटके रहते हैं, यानी कि कई साल लटके रहते हैं, जिससे अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के जो हौसले वो क्या होते हैं, बुलंद रहते हैं। निष्कर्ष की अगर बात करते हैं तो दक्षिण एशिया के देशों के पास संसाधन और युवाओं की भारी फौज है, लेकिन जब तक यहाँ की सरकारें भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करेंगी, कानून का राज मजबूत नहीं करेंगी, शिक्षा स्वास्थ्य पर खर्च नहीं बढ़ाएंगे, तब तक सच्चा विकास हो ही नहीं सकता और अच्छा जो शासन है वो आना मुश्किल है। अब इसमें से भी आपको 2 क्वेश्चन रहेंगे और 10-10 नंबर के रहेंगे, तो उनको भी आपको लिखना है कि दक्षिण एशिया में जो जाति विवाद है वो उसका क्या मतलब है। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो दक्षिण एशिया में जाति विवाद यानी कि एथनिक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आंतरिक सुरक्षा और अशांति का एक बहुत बड़ा कारण है। यहाँ अलग अलग जो जाति समूहों के लोग अपनी पहचान, जमीन और अधिकारों के लिए सरकार या दूसरे समूहों के खिलाफ हिंसक लड़ाई लड़ते रहते हैं। इसके मुख्य उदाहरण निम्न है, यानी कि श्रीलंका के जो तमिल और सिंघली विवाद है, यह दक्षिण एशिया का सबसे खूनी जाति संघर्ष था। बहुसंख्यक सिंघली सरकार ने जब अल्पसंख्यक तमिलों के अधिकार छीने तो लिट्टे यानी कि LTTE नामक उग्रवादी संगठन बना और इसके कारण श्रीलंका में सालों तक गृह युद्ध चला, जिसने देश को बर्बाद कर दिया। यानी कि क्या हुआ क्या था कि यानी कि एक जो सरकार है श्रीलंका में सरकार बनी थी, सिंघली सरकार बनी थी, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो तमिल थे उनको उनके क्या किया, अधिकार छीन लिए। तो जब अधिकार छीना गया तो इन लोगों ने मिलकर के एक LTTE यानी कि लिट्टे नामक एक उग्रवादी संगठन बना दिया, जिसकी वजह से अब वहाँ पे क्या हो गया, गृह युद्ध चलने लगा था। पाकिस्तान में बलूच संघर्ष यानी कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के लोग जातीय रूप से खुद को अलग मानते हैं। उनका आरोप है कि पंजाबी बाहुल सरकार उनके कबीले की जमीन से गैस और खनिज निकाल लेते हैं, लेकिन उन्हें गरीबी में छोड़ देते हैं। वह आज भी सेना और बलूच बागियों के बीच में क्या कर रही है, ये जंग चल रही है। भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र, भारत के नागालैंड, मणिपुर और असम जैसे राज्यों में अलग अलग जनजातियों और बाहरी लोगों के बीच जाति पहचान और जमीन को क्या हो रहा है लेकर के समय समय पर तनाव और हिंसा होती रहती है। तो ये सब क्या है, जाति विवाद की ये श्रेणियां हैं। निष्कर्ष के रूप में अगर देखें तो जातीय विवादों को सिर्फ बंदूकों के दम पर नहीं दबाया जा सकता, बल्कि इसके लिए जरूरी है कि जो सरकारें वो अल्पसंख्यकों को शासन में इससे दारिद दे और उनके अधिकारों की क्या करे, वो रक्षा करें। ठीक है, अब बात की जा रही है कि जो नशीले पदार्थ है यानी कि जो नशीले पदार्थ है उनकी तस्करी यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग, इसके बारे में भी आपको 200 शब्द लिखने हैं। दक्षिण एशिया में नशीले पदार्थों की जो तस्करी है वो देशों की अर्थव्यवस्था, युवाओं के स्वास्थ्य और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक जानलेवा खतरा बन चुकी है, और इस इलाके की भौगोलिक स्थिति ही इसे अवैध धंधे का केंद्र बनाती है। दो खतरनाक इलाका है उनके बीच उपस्थित है, यानी दक्षिण एशिया दुनिया के 2 सबसे बड़े अफीम और ड्रग्स उत्पादक क्षेत्रों के बीच फंसा हुआ है। गोल्डन क्रेसेंट यानी कि स्वर्णिम अर्धचंद्र कहा जाता है, इसमें अफगानिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है और ईरान आते हैं। ये चीज़ याद रखें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नॉर्मल एग्जाम के लिए भी ये ज़्यादा ज़रूरी है। जो भारत के पश्चिम में स्थित है, ठीक है, कौन कौन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान।
उसके बाद है गोल्डन ट्रायंगल यानी कि स्वर्णिम त्रिभुज। इसमें म्यांमार आता है, थाईलैंड आता है और लाओस आता है, जो कि भारत की पूर्व यानी कि भारत के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ से भारत क्या हुआ है, घिरा हुआ है। सुरक्षा को खतरा और नार्को आतंकवाद यानी कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसियां और आतंकी गुट भारत में पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से भारी मात्रा में ड्रग्स भेजते हैं। ठीक है। और इस ड्रग्स को बेचकर जो पैसा मिलता है उसका इस्तेमाल भारत के आतंकी गतिविधियों और हथियारों को खरीदने के लिए किया जाता है। यानी कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो खुद चाहती है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और जो आतंकवाद फैलाने वाले तथ्य हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, ये सब लोग चाहते हैं कि हमारे देश में जो हमारे देश के युवा हैं वो किसी भी तरीके से हमारे देश के विकास में काम ना है, हमारी जो देश की सुरक्षा है उसको खारिज किया जाए। इसलिए वो हमारे देश में ड्रग्स बेचते हैं, फिर उससे जो पैसे आते हैं उस पैसे का इस्तेमाल हमारे ही देश में आतंकवाद फैलाने के लिए किया जाता है और हमारे देश के जो युवा हैं उनके स्वास्थ्य को खराब कर उन लोगों को उसी आतंकवाद में फंसाने का काम किया जाता है और वो जो युवा है वही हमारे देश के लिए फिर क्या एक खतरा बन जाए। ठीक है, वो ऐसा चाहते हैं। युवाओं की बर्बादी यानी कि सीमावर्ती क्षेत्र जैसे भारत में पंजाब और पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमाई इलाके के लाखों युवा इस नशे की लत के कारण अपनी जिंदगी को क्या करें, बर्बाद कर रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में ये निकल के आता है कि नशीले पदार्थों की जो तस्करी होती है वो एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय अपराध है और इसे रोकने के लिए दक्षिण एशिया के देशों की जो पुलिस है और खुफिया एजेंसियां हैं उनको आपस में हाथ मिलाकर चलना चाहिए और बॉर्डरों पर आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन रोधी प्रणाली से सख्त निगरानी हो सकती है।